तुम अपने पति को अनपढ़ गवार समझती हो, उसकी सच्चाई कुछ और है। उसके सामने तो बड़े बड़े मंत्री, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर भी सर झुकाते हैं। तुम उसे घर जमाई बनाकर नौकरों वाले काम कराती हो। अरे वो बाप है, बाप। और कितनी देर वेट करना होगा? अरे बुलाइए चेयरमैन सर को। मेरा नाम सिद्धार्थ पंडित है, वो जानते ही होंगे मेरे बारे में। हेलो सिक्योरिटी, जल्दी से चेयरमैन सर के केबिन के बाहर आओ। चेयरमैन शब्द सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए बिल्डिंग के अंदर आ गए। ये इस तरह क्यों खड़ा है? आई एम सॉरी मिस्टर सिद्धार्थ पंडित, बट आपकी कंपनी के साथ चैरियट ने सारी डील्स कैंसिल कर दी हैं और चेयरमैन सर ने झाड़ू पोछा लगाने वालों के साथ काम करने के लिए मना किया। मैं एक्चुअली यहाँ पे जॉब मांगने आया था। सीरियसली, यहाँ झाड़ू पोछे के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अगर आज चैरियट उनके साथ सारी डील्स कैंसिल कर देता है तो वो रातों रात सड़क पर आ जाएंगे। सिद्धार्थ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने वहाँ चैरियट में जाके क्या रायता फैलाया जो उन्होंने हमारी सारी डील्स कैंसिल कर दी? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम रोड पर आ सकते हैं, अभी के अभी वहां से निकलो और यहाँ आओ। चलिए सर, बाहर चलिए। शनाया, मुझे लगता है ये सब उस गौतम का किया धरा। क्या कोई स्टूपिड क्या कर सकता है कि औकात चैरियट पे काम करने की दुनिया? इसके पीछे जो भी गड़बड़ है ये मुझे पता करना ही होगा। सिद्धार्थ को सबक सिखाकर गौतम मन ही मन बहुत अच्छा फील कर रहा था। वो अगले ही पल सारे डॉक्यूमेंट साइन करके अपने घर की तरफ निकल गया। लेकिन घर पहुंचते ही उसका खिलखिलाता हुआ चेहरा एक ही पल में मुरझा गया। हॉल के सोफे पर अवनी की दादी गायत्री देवी बैठी थी। मासा, चाय। इतनी पतली चाय? लगता है सारी दूध की मलाई तुम चट कर जाती हो। अब चाय पतली और तुम मोटी होती जा रही। डस्टबिन में फेंको इसको। सुनो तुम सब, मैं यहाँ शनाया की शादी का कार्ड देने आई हूँ। वैसे तो मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग शादी में आओ, पर पार्टी में आने वाले जो लोग हैं वो कहीं तमाशा ना खड़ा कर दे, क्योंकि तुम लोगों ने हमारा समाज में इतना नाम जो रोशन कर रखा है। इसलिए शादी में आ जाना, पर खाली हाथ नहीं, महंगा गिफ्ट लेके आना। अनिल का भाई सौरभ शनाया की शादी में 35 लाख की कार गिफ्ट में दे रहा है। अब इतनी महंगी कार तो देने की तुम्हारी औकात नहीं है, पर फिर भी 5 लाख का नेकलेस लेके ही आना। नहीं दादी साहब, 5 लाख बहुत ज्यादा है, इतना महंगा गिफ्ट हम नहीं ला पाएंगे। हाँ मासा, देखिए ना, फैमिली की कोई सेविंग्स भी नहीं है और इतना महंगा गिफ्ट। तुम किडनी बेचो या घर, मैं कुछ नहीं जानती, पर गिफ्ट 5 लाख का तो होना ही चाहिए। अपनी बात खत्म करके गायत्री देवी गुस्से में घर से बाहर निकल गई। 5 लाख तो ऐसे कह रहे जैसे 5 रुपए हो। शनाया की शादी के लिए इतनी तैयारी, और अवनी की शादी के टाइम इन सबको क्या हो गया था? हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अभी भी हमारे ऊपर 27 लाख का कर्जा है। कहाँ से लाएंगे इतना महंगा गिफ्ट? तुमने देखा नहीं मासा कितने गुस्से में गई है। हम एक काम कर सकते हैं, हम ये घर गिरवी रख देते हैं। अरे उसमें नेकलेस भी आ जाएगा और बचे हुए पैसे गौतम के दोस्त को दे देना। डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? शनाया की शादी में महंगा गिफ्ट देने के लिए हम अपना घर नहीं गिरवी रख सकते। हाँ, वो भी दादी साहब की झूठी शान के लिए। और हम रहेंगे कहाँ? सड़क पर? अवनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम कोई सस्ता सा हार ले लेते हैं। ओके मॉम। गौतम, कार निकालो, चलते। कुछ ही देर में सब जोधपुर के ओल्ड मार्केट की तरफ निकल गए। ओल्ड मार्केट की एक बड़ी सी ज्वेलरी शॉप के बाहर आकर गौतम ने कार रोक दी। ये जोधपुर की बहुत फेमस ज्वेलरी शॉप थी।
अवनी को अपने बजट का ध्यान आ गया, जो शायद ना के बराबर ही था। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद सभी लोग एक शॉप के अंदर चले गए। अजी ये तो बहुत ही रेयर पीस है, प्योर जोधपुरी डिजाइन, काम भी चोको डिजाइन भी चोको। नहीं नहीं, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हमारा बजट ना 50,000 तक ही है। अरे आप ये क्या कर रहे हैं, समेट क्यों रहे हैं सब? अरे भाई जी, इतना महंगा गहना खरीदने की हैसियत ही कोनी तो मैंने पहले बता देती। खामखा इतना महंगा महंगा सेट खुलवा दिए, पता ना कहाँ कहाँ से आ जावा है। भाई समेट ले सब। अरे जब इतना बजट ही नहीं था आप लोग का तो पहले बता देते ना। ये पता है रेयर पीस है ये नेकलेस का। अरे हम क्या करें, जब से हम आए हैं ये साहब ज्वेलरी की ढेर लगाए जा रहे, इसमें हमारी क्या गलती है? क्या है? वाह जी वाह, उल्टो चोर कोतवाल ने डांटे हैं। मैंने तो घनी देर पहले ही खबर लग गई थी कि इनके जेब में पैसा ना होए, बस महंगा सामान देखना है। बस हो गई तारी बात, तब से सुन रही हूँ। चल। अरे राजू, फोन लगा पुलिस ने। हमारी दुकान में आके मारे कोई धमकी है? गौतम चलो हम चलते हैं। अरे सर, इन लोगों का डेली का नाटक है। मैंने कल भी इनको एंटिक मार्केट में देखा था, वहाँ भी ये तोड़फोड़ कर रहे थे, और पैसे देने की बारी आई तो वहीं से रफू चक्कर हो गए। जब बीबी को कुछ खरीदवा नहीं सकते तो बस महंगा महंगा नेकलेस देखना है और फिर से उसे चोरी करने का इरादा भी रखना है। वाह। देखते ही देखते बात बढ़ने लगी। ये देखकर अवनी का गला सूख गया। सामने खड़े सेल्समैन अब उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। तुमसे किसने कहा कि मेरी खरीदने की औकात नहीं है? गौतम के मुंह से निकली आवाज ने सभी को हिला दिया था। अरे वो नेकलेस 12 लाख को है, तू खरीद सके है क्या? मेरी गलती है, मुझसे ही गलती हुई है। मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि हमारा बजट सिर्फ 50,000 है। चल भाया दिखा दे सस्ता वाला। उसने अगले ही पल पास में खड़े सेल्समैन को ज्वेलरी दिखाने का इशारा कर दिया। अवनी ने अपना मन मारकर कुछ ही देर में एक सिंपल सा नेकलेस पसंद कर लिया, जिसकी कीमत 60,000 थी। माम, इसकी पेमेंट कर दो। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। अब और क्या बाकी रह गया है तुम्हारा? अंदर इतनी बेइज्जती करा कि तुम्हारा पेट नहीं भरा है क्या? लेट्स गो। चलो बैठो। सर, अभी बहुत सारे कस्टमर हैं, प्लीज आप बाद में आइए। मुझे वो 12 लाख रुपए वाला हार खरीदना है। गौतम की बात सुनते ही सभी सेल्समैन हंसने लगे। ओनर भी अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। क्या नेकलेस? भाया थारो दिमाग अपनी जोरू के पर्स में छोड़ के आ गए हो के? अगर हंसी ठटोला हो गया हो तो काम की बात करें। तू सच में नेकलेस खरीदेगा? तेरी औकात नहीं है नेकलेस खरीदने की। मेरी औकात क्या है तुम ये सोच भी नहीं सकते। फिलहाल मैं यहाँ सिर्फ एक कस्टमर बन के आया। बहुत हो गई इसकी चेचे। सिक्योरिटी, उठा के बाहर फेंक दो इसे। ये बात सुनते ही गौतम ने अपना मोबाइल निकाल लिया। वो अब पीछे हटने वाला नहीं था। हेलो मुंशी जी। लेकिन तभी शॉप के बाहर एक के बाद एक बहुत सारी महंगी कारें आकर खड़ी हो गई। मुंशी जी को शॉप में आते ही गौतम सामने खड़ा दिखाई दिया। हम अगर आप इस छोटी सी दुकान में क्या करें? मुंशी जी, इस इंसान को मेरी औकात देखी। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई हुक्म से इस तरह बात करने की? तुम जानते भी हो किसके सामने खड़े हो? सिर्फ एक मिनट लगेगा तुम्हारी ये पूरी दुकान और तुम्हें खरीदने में। ओनर गौतम के रुतबे और ताकत को पहचान चुका था। गौतम भले ही दिखने में आम आदमी था, लेकिन उसकी असल हकीकत कुछ और थी। मैं
खुलते ही सभी के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए। बैग पैसों से लबालब भरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ शॉप ओनर के पैर कांपने लगे। हाँ मिस्टर सेल्समैन, अब बताओ, तुम्हें मेरी औकात देखनी है? मुझे माफ कर दो सर, मेरा दिमाग खराब हो गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद कभी किसी ने किसी का मजाक उड़ाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये बात कहते हुए गौतम ने गार्ड्स को इशारा कर दिया। थोड़ी देर पहले जो लोग गौतम का मजाक बना रहे थे, अब उनकी निगाहों में गौतम के लिए एक अलग तरह की इज्जत थी। अब वो नेकलेस निकालो जो मेरी वाइफ ने पसंद किया था। मुंशी जी, सारे जेवरों को अच्छे से पैक करवा दीजिए और कुछ महंगी महंगी गिफ्ट्स भी इनके साथ ऐड करवा दीजिए। कल अवनी के कजिन की शादी है, मैं नहीं चाहता कि उसकी नजरें किसी के सामने फंसें, इसलिए सारी गिफ्ट्स उन्हें पहुंचा दी अवनी की तरफ से। और हाँ, इसमें एक नीले कलर का हार, वो अलग से निकाल लीजिएगा। ये होगा। अवनी ने एक शानदार ब्लू रंग की ड्रेस पहनी थी जो उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगा रही थी। यही वजह थी कि गौतम कार चलाते हुए बार बार मिरर से उसे देख रहा था। कुछ ही देर में गौतम ने अग्रवाल हाउस के बाहर कार खड़ी कर दी। कई सारी महंगी गाड़ियां और घर में हुई सजावट को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि आज पार्टी में अग्रवाल फैमिली के सभी लोग आए हुए थे। ये क्या लेके आए हो तुम? मैंने तुमको कम से कम 5 लाख का नेकलेस लाने को बोला था और तुम ये लेके आए हो? हाँ? पैसे नहीं थे तो अपने उस निकम्मे दिमाग को क्यों नहीं बोलते हो काम करने के लिए? सारा दिन घर में पड़ा रहता है, मुफ्त की रोटियां सेक रहा है। दादी साहब, ऐसा भी क्या गलत हो गया जो आप मॉम डैड को इतना डांट रही हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने ऊंची आवाज में बात करने की? तभी उसने पास में रखा चाय का कप उठाया और गुस्से में गर्मा गर्म चाय उसकी तरफ दे फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया। अवनी ने तुरंत बचने के लिए अपना चेहरा घुमा दिया। चेहरा घुमाते ही उसे बहुत तेज कप की टूटने की आवाज सुनाई दी। अवनी ने जैसे ही देखा तो वो हैरान रह गई। सामने गौतम खड़ा था जिसने गायत्री का हाथ झटक कर कप दीवार में दे मारा था। तुम ठीक तो हो? तुम्हें लगी तो नहीं? गायत्री देवी गौतम को गुस्से में देख रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो गौतम को कुछ जवाब देती, उसे बाहर से तेज आवाज सुनाई दी। दादी साहब, करणवीर अंकल आ गए, जल्दी आइए। करणवीर का नाम सुनते ही गायत्री देवी के चेहरे से एक पल के लिए गुस्सा गायब हो गया, क्योंकि करणवीर ही उनकी नजर में उनका सबसे होनहार बेटा था। अरे मासा, कहाँ जा रही हैं आप? मैं तो ऑफिस से मिलने आया था। अच्छा, तो भाई साहब भी अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं। मुझे तो लगा था कि भाई साहब बड़ी पार्टियों में उठते बैठते नहीं है। क्यों भाई साहब? अरे पूछ मत बेटा, ये देख, 50-60 हजार का नेकलेस लेके आया है। अपना नहीं तो कम से कम सनाया की इज्जत का ख्याल किया होता। चाचा जी, आप ये सब इसलिए बोल पा रहे हैं ना क्योंकि आपके परिवार के पास बहुत सारा पैसा है और आप ये महंगी गाड़ी देना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आप भूलिए मत, ये सारा पैसा दादाजी का है, आपने कुछ नहीं कमाया। रही बात पापा की, तो दादी सा ने अग्रवाल हाउस से अलग करते टाइम पापा को तो जायदाद में से कुछ नहीं दिया था। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं ना। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने अपनी जायदाद का पैसा दबा के रखा है?
और अपने बेटों में फर्क करती हूँ। हाँ दादी, आप अपने दोनों बेटों में फर्क करती हैं। अगर आपको मेरी बात पर शक है ना, तो आप खुद देख लीजिए। डैड के हिस्से की जायदाद का क्या हुआ? उस पर दूसरे लोग यश कर रहे हैं ना। मासा, छोड़िए आप इन सारी बातों को। ये लीजिए, आज इतना खुशी का दिन है और अब कहाँ इन फालतू लोग। मेरा मतलब कि फालतू की बातों में फंसी हुई है। आप चलिए मेरे साथ, मैं कार लेकर आया हूँ और शनाया को भी मैंने नीचे बुला लिया। चलिए आइए। अभी ये बात खत्म नहीं हुई, इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगी। कैसे दूंगी ये तुम देखती जाओ। चलिए माता। आखिर क्या होगा गायत्री देवी का अगला कदम? क्या होगा जब मुंशी जी पार्टी में दस्तक देंगे? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए रॉयल वारिस सिर्फ पॉकेट FM पर।